साथियों नमस्कार। आज 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुप्रतीक्षित मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने 2 दिन पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये सूचना सभी लोगों को दे दिया था, सभी ग्रुपों तक भी पहुंचवा दिया था कि सरकार इस डेट पर कुछ लेकर आने वाली है। उसी बात को मैंने कल शाम को फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पुनः रिमाइंड कराया। लोगों से ये भी कहा कि अपने अपने नेताओं को भेज दीजिए, जो जिस नेता को पसंद करते हों, जिस ग्रुप से जिनकी श्रद्धा हो वहाँ उनको भेज दीजिए। वो अपनी क्षमता अनुसार वकील लेकर के स्वयं पहुँचें ज़रूर, क्योंकि आज का दिन गंभीर रहेगा। आप लोग भी जान रहे हैं कि मैं 2-3 दिन पहले लोक भवन गया था और अपने सोर्सेज से मैंने जो चीज़ें पता की थी उनके आधार पर मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी। अब आते हैं बात कि आज के कोर्ट रूम में क्या हुआ, और जो मैंने कहा था उसकी पुष्टि तो हो ही गई है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज कोर्ट रूम में क्या हुआ है, आज जो कोर्ट रूम में हुआ है वो बहुत सिंपल विषय नहीं है। मैं चूँकि तुरंत लाइव आता हूँ, जैसे ही सुनवाई ख़त्म होती है, जो सुनता हूँ वो तो समझ में आ ही जाता है, मैं तुरंत लाइव आता हूँ। लेकिन आज मैंने थोड़ा समय लिया। समय लेने की वजह ये है कि वहाँ पर जो ऐश्वर्या भाटी मैम ने बोला, क्योंकि 2 ही रिस्पॉन्सिबल आदमी की बात को आप मान सकते हो। एक तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं ऐश्वर्या भाटी मैम, और दूसरे दत्ता सर जो कि खुद जस्टिस है। तो ऐश्वर्या भाटी मैम ने जो बोला वो, उसके साथ साथ उन्होंने एक रिटन नोट भी गवर्नमेंट का कोर्ट में सबमिट किया। तो वो नोट चूँकि मैंने नहीं देखा था और अपने तरफ के किसी काउंसिल के पास वो नोट उपलब्ध भी नहीं था, पता नहीं रिजर्व कैटेगरी वालों के पास था या नहीं था, लेकिन मुझे वो नोट देखना था, क्योंकि बिना उस नोट को देखे हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते थे कि आखिर जो वो कह रहे हैं, क्योंकि वर्बल बातचीत का कहीं कुछ नोट डाउन नहीं होता है, जो कागज़ पर चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादा सटीक होती हैं। तो मुझे जब वो नोट अभी प्राप्त हो गया है तो मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूँ, वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ और आप तक इस सूचना को कन्वे करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत एनालाइज्ड है और सोच विचार कर मैं कह रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। आज जो सुनवाई हुई उसमें ऐश्वर्या भाटी मैम ने बोलना जब शुरू किया तो दो पार्ट में उन्होंने बोला। जब पहले पार्ट में वो बोलना शुरू की तो उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर छूट गए, जो लोग गलती से बाहर छूट गए या रिमूव जिन्हें कर दिया गया था, उन्हें समाहित करते हुए एक एफिडेविट हम 6 हफ्ते में दाखिल करेंगे और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम वी विल ट्राई टू अकोमोडेट देम इन टर्म्स ऑफ मेरिट। अब उन्होंने एक शब्द ला दिया मेरिट, पहली बात तो मेरिट ला दिया। तो हम लोग कई बार मेरिट में बहुत सारी चीज़ों को काउंट करते हैं कि माइग्रेशन ठीक से हुआ या नहीं हुआ, और डिस्ट्रिक्ट कार्डर में एलोकेशन ठीक से हुआ या नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, क्या सही किसके पक्ष वाले को सही मान करके किया जा रहा है, जो हमारे फेवर का है उसको मानते हुए कर रहे हैं या जो रिजर्व कैटेगरी वालों के पक्ष का है उसको मानते हुए करने जा रहे हैं। तो ये बात वहाँ ऐश्वर्या भाटी मैम की बातों से स्पष्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने जब दूसरे स्लॉट में बात की तो उन्होंने माइग्रेशन की भी बात कर दी कि माइग्रेशन करते हुए हम ऐसा करेंगे। एक चीज़ साथ में और जोड़ दी उन्होंने कि डिवीजन बेंच के ऑर्डर को चूंकि आप लोगों ने स्टे कर रखा है, तो गवर्नमेंट जो है माइग्रेशन की अपनी प्रणाली यानी कुछ अपनी प्रणाली के अनुसार जो है करते हुए लिस्ट बनाकर लाएगी और कोर्ट के सामने रखेगी, और फिर पता चलेगा कि आप उसके बाद उसको जज कर लीजिएगा कि वो ठीक है या नहीं है, और जैसा आप फिर निर्देश करेंगे उसको हम कंप्लाई कर देंगे। ये स्टेटमेंट ऐश्वर्या भाटी मैम का 2 पार्ट में है, आधा एक बार में, आधा बीच में रुक करके फिर। तो ये तो ऐश्वर्या भाटी मैम की बात हो गई। अब उनकी बात सुनते ही दोनों महकमों में खुशी दौड़ गई। जस्टिस साहब ने भी कहा, हालांकि फरीदी सर ने उसमें अननेसेसरी एक बात रख दी, सर वो सेलेक्टेड के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो दत्ता साहब ने भी कहा अनावश्यक बात कर रहे हैं। तो देखा होगा आप, थोड़ा नाराज हो गए कि भाई अभी हम सेलेक्टेड की बात कर ही नहीं रहे हैं, उनको बाहर करने कोई बात ही नहीं है। ये तो जो लोग बाहर रह गए हैं, जो डिप्राइव रह गए हैं सिलेक्शन से, अभी उनकी बात हो रही है, अभी आप क्यों इसके बारे में बात कर रहे हो। तो जो सेलेक्टेड लोग थे वो बड़ा खुश हो गए कि भाई बड़ा अच्छा हो गया यार काम, ये तो हम तो सेलेक्टेड है, हमारे साथ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। केवल जो लोग बाहर रह गए हैं रिजर्व कैटेगरी वाले, उनका चयन हो जाएगा। अधिकांश ग्रुपों पर भी यही चीज़ें दौड़ी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है देखिए बताते हैं। आज जो बातें हो रही थी वो फरवरी के जो ऑर्डर के हिसाब से हो रही थी। जो फरवरी में ऑर्डर एक अभी 2026 में आया था कोर्ट का कि आप जो है इसमें काम करते हुए और लिस्ट लेकर के आइए या प्रपोजल लेकर के आइए। लेकिन जो अब रिटन सबमिशन मेरे सामने सरकार का आया है, अभी जो मेरे पास है कागज़, उसको पढ़ने के बाद थोड़ी सी चिंता मन में आती है। अब चिंता क्यों है? क्योंकि वो 14 अगस्त 2024 के ऑर्डर के आधार पर सूची को रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक, अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम अभी रिवाइज करके सिर्फ एक फार्मूलेशन लाएंगे, केवल एक लाएंगे दिखाने के लिए आपको कि देखिए ये कैसी सूची है, इसमें क्या कोई सुधार हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। वो सब एक तरह से इनको प्रपोजल के रूप में लेकर के वो आएंगे।
लेकिन सूची रिवाइज करने के साथ साथ उन्होंने एक बात इसमें और लिखा है कि आज की करंट सिलेक्शन की स्थिति, करंट वैकेंट पोस्ट की स्थिति को देखते हुए लाएंगे। और लिखा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे उनके हिसाब से वो चीज़ लेकर के आएंगे। तो अब जब आती है बात कि कौन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करता है, तो भाई बीएड वाले तो अब प्राइमरी शिक्षकों के सिलेक्शन के क्राइटेरिया को पूरा करते नहीं, उसमें देवेश शर्मा भी आड़े आएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि जो बाहर रह गए हैं लोग रिजर्व कैटेगरी वाले, वो तो अब बाहर रह गए बीएड वाले, तो मतलब लगभग फाइनल हो गया। गवर्नमेंट ने अपना रुख वहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। केवल बीटीसी वाले जो बाहर हैं उनको अंदर लेने की बात गवर्नमेंट सोच रही है। अब इसमें अपने लिए क्या खतरनाक है, देखिए अपने लिए खतरनाक ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो ये प्रक्रिया एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पिक्यूलियर फैक्ट्स इन डिफरेंट सिनेरियोज इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जो हम कर रहे हैं, यानी कि विचित्र परिस्थितियों में जो हम ये काम कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, ये किसी प्रकार से नज़ीर नहीं बनेगा जो हम करने जा रहे हैं। तो भाई ऐसा कौन सा दबाव है जो आप करने जा रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट प्रेशर में है, गवर्नमेंट प्रेशर में है तभी वो इस काम को करने जा रही है। और इस एक्सरसाइज को करने से निश्चित रूप से बीएड वालों को एक कहीं ना कहीं एक जर्क तो लगेगा, एक टर्बुलेंस तो उनके लिए होगा। अब वो किस तरह का होगा, कोर्ट क्या समझेगी उसको, ये आगे देखने वाली बात होगी। नौकरी जहाँ तक सुरक्षित रखने और ना रखने की बात है, इसमें एक बात आप समझ लीजिएगा, दत्ता सर के बारे में आप बहुत सर्टेन व्यू नहीं रख सकते हैं। आज सुबह ही जब मेरी चर्चा हो रही थी श्री प्रशांत शुक्ला सर से, एडवोकेट है, उन्होंने बताया स्पेशल एजुकेटर के मामले में पिछले हफ्ते उनके फेवर का ऑर्डर लिख करके पब्लिश हो गया, जिसमें यह था कि अगले हफ्ते तक इनको सिलेक्शन के लिए ऑर्डर हो जाएगा, सब कुछ उनके पक्ष का। और अभी जब शुक्रवार को मैटर लगा था तो उन्होंने उसको पूरा पलट दिया, तो उन 1600-1700 लोगों में बिल्कुल समझिए कि दुख जो है फैल गया। तो दत्ता सर जो कह रहे हैं मुंह से वर्बल, उसको बहुत गंभीरता से या बहुत ज़्यादा लेकर के बहुत खुश हो जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सकारात्मक रहने की आवश्यकता है और अपनी तरफ से पूरा तैयार रहने की आवश्यकता है। आज प्रशांत शुक्ला सर ने बताया कि हम जो है वी मोहना को लेकर चल रहे हैं, तो हमने कहा सर परफेक्ट है, क्योंकि आज स्टेट आएगी, स्टेट का व्यू आएगा तो एक एडवोकेट सफिशिएंट रहेगा। रॉबिन की तरफ से फरीदी साहब खड़े थे, हम लोगों की तरफ से मान लीजिए प्रशांत शुक्ला सर, पूर्णिमा सिंह, 2 लोग तो थे ही। ऐसी कोई बात होती तो सब अपोज करते, पीछे वीडियो में दिख भी रहे हैं वो लोग। आज इतने की आवश्यकता थी, लेकिन आगे के लिए एक बात आप लोग जान लीजिए, दत्ता सर की बेंच में जूनियर अगर बोल रहे हैं बहुत प्रभावी नहीं रहेंगे, बड़ा वकील लाना ही पड़ेगा जो अपनी बात को मजबूती से रख सके। आपका पक्ष बहुत मजबूत है, आपकी मेरिट बहुत मजबूत है, लेकिन वो केस के अंदर जाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब अगर वो जाना नहीं चाह रहे हैं तो फिर 2 परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, वो भी सुन लीजिए। जैसे ही आप 69,000 से ज़्यादा के पद हो जाएंगे, जैसे ही वो पदों की संख्या बढ़ जाएगी, आप लोग अगर रिकॉर्डिंग निकाल सको तो आज निकाल के देखना, अपने ही केस ठीक एक केस पहले 26 नंबर पे एक मामला चल रहा था, उसमें भी सुपर न्यूमेरिक पोस्ट का मामला था। दत्ता सर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब वैकेंसीज में वो अकोमोडेट नहीं हो रहे हैं तो उनको उसके बाहर उनको रखो, उसके बाहर रखते हुए सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पर रखो, तब तक रखो जब तक आपके पास पद नहीं हो जाते, तब तक उनको आप सुपर न्यूमेरिक पद पर रखे रहो, उसके बाद उनके लिए देखना रास्ता। भाई हम लोग सिलेक्शन अपनी मेरिट पर पाए हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हमारी जो लिस्ट बनी थी वो उस समय बिल्कुल सही बनी थी। हम बहुत सारा कुछ पा सकते हैं, इस लिस्ट के अलावा पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए छोटे वकील से काम नहीं चलेगा, बड़ा वकील सबको मिल करके उतारना चाहिए, एक नहीं कम से कम 2 उतारना चाहिए। और उसके लिए आप लोग थोड़ा सा कमर कस लीजिए। जो बातें मैंने कही हैं, अभी मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, जो नोट सरकार ने जमा किया है वो डिवीजन बेंच के ऑर्डर का कंप्लायंस करने जा रहे हैं, समझ गए, जो कि स्टे है इसी कोर्ट से वो स्टे है, लेकिन उसमें जो रास्ता बताया गया है माइग्रेशन को लेकर के, जो कि हमारे पक्ष का नहीं है, विपक्षी के पक्ष का है, उसको वो कंप्लायंस करने जा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हम इसको प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहते। मतलब ये कहीं भाई एक जो है आदेश है उसको आप प्रेसिडेंट भी नहीं बनने देना चाहते हो, और आप ये भी कह रहे हो कि नहीं इसको अभी के लिए लागू कर दीजिए, इन पिक्यूलियर फैक्ट्स में, इन विचित्र परिस्थितियों में इसको लागू कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ बहुत, जिनको पॉजिटिव लेना है वो पॉजिटिव ले लें कि हाँ हमारा सिलेक्शन तो बच जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है और अगली डेट्स पर अपने वकीलों को मजबूती से उतारने की आवश्यकता है। तो आज की स्थिति का मैंने पूरा निष्कर्ष आपको बता दिया। खुश होने दुखी होने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जागरूक होने की स्थिति है। आपको ये जानना है कि भाई सरकार ने
वहाँ जो कोर्ट में बोला है वो डुअल इंटरप्रिटेशन लेके आता है। वो तो ऐसा लग रहा है कि वो एकदम खुश कर दिया दोनों पक्षों को, इनको भी बहुत कुछ मिला, उनको भी बहुत कुछ मिला। अब उनके पक्ष से देखो तो उनको भी बहुत कुछ नहीं मिला। उनको क्यों नहीं मिला? 6 हफ्ते के बाद मान लीजिए, चलिए एक वो लेकर के प्रपोजल आ गए, ठीक है, एक सूची लेकर के आ गए कि ठीक है इस पर इसको कर दीजिए साहब। उस सूची को हम लोग अपोज करेंगे। उस सूची में अगर कोई मेरिट पाई जाती है तो वो सूची भी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, कितना करेगी, ये सारी बातें भी तो होंगी। तो 6 हफ्ते के बाद परिस्थितियाँ उनके पक्ष की भी ऐसा नहीं कि रहें। अच्छा, हम आज इन बच्चों का देख रहे थे यहाँ रिजर्व वालों को भी, वो बेचारे गरीब सब कमज़ोर इतने, भाई हम लोग 5-6 साल से नौकरी में हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं इतना तो समृद्ध हो गए हैं कि सोने की चेन पहन रहे हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वो बेचारे वास्तव में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो उनको नौकरी मिल जाए लेकिन उनको सुपर न्यूमेरिक पे मिले। मेरा देखिए, उनका नंबर हमसे कम है, वो हमसे कम योग्य हैं, हमसे कम उनका अनुभव है, उनको नौकरी मिले पर वो जाएँ सुपर न्यूमेरिक पे। हम सुपर न्यूमेरिक पर जाने के लिए पहली बात तैयार नहीं है, और अगर आप भी नहीं जाना चाहते सुपर न्यूमेरिक पर तो आपको कमर कसनी पड़ेगी और आपको अपनी टीमों को, जिन पर आपको विश्वास है, उनको आप सहयोग करिए, उनको आप मजबूत करिए। मैं लगातार, आज मैं अकेला कोर्ट रूम में था और कोई भी आपकी तरफ से कोर्ट रूम के अंदर नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ सामान्य वर्ग की ओर से मैं था, मतलब पैरवीकारों में, और कोई भी नहीं था। अगर कोई होता तो ये अब तक निकलवाया होता। मैं आपको कैसे दिखाऊं, इस मोबाइल में है, मैं डाल भी नहीं सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, अभी सामने आया नहीं है, लेकिन मैं वो पार्ट जरूर कट करके डाल दूंगा जो सरकार ने लिखवा करके भिजवाया है, तो मैं वो डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, करते रहेंगे इसी तरह। आप लोग सकारात्मक दृष्टि से देखिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और इसमें इस तरह से आना जाना, एप्रिसिएशन करेंगे तो ऐसे ही काम करते रहेंगे, और फालतू अगर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हम लोग भी डिमोटिवेट होंगे और बैठ जाएंगे। फिर जो होगा सुपर न्यूमेरिक पे फिर जाइएगा, है ना, और एक दोयम दर्जे की नौकरी करिएगा। अभी आपके पास सारे विकल्प खुले हैं, अभी आप मेहनत करेंगे तो आप सुपर न्यूमेरिक पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आप एकदम स्पष्ट जान लीजिए, सरकार अगर उनको करना चाहती है तो 69,000 से पद को बढ़ाना ही पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा तो आपको सुपर न्यूमेरिक बनना पड़ेगा। धन्यवाद।